विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण ये पढ़ेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण कि जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। देखिए, जो भाषा है ये जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। जन्मजात से समझते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह भाषा सीख कर नहीं आता है, जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। जब जन्म लेने के बाद वह जिस क्षेत्र में रहता है, जैसे माहौल में वो रहता है, वहीं की भाषा वो ग्रहण करता है, सीखता है। तो भाषा जो है इसकी रचना कैसे हुई, भाषा जो शब्द है एक किस से बना है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत। तो संस्कृत में एक धातु है भास। कौन सी धातु है? भास। संस्कृत की भास धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर, कौन सा? आ। जब उपसर्ग जोड़ा जाता है तो क्या बनती है? भाषा। संस्कृत की भास धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर भाषा बनता है। भास जो है इसका अर्थ होता है बोलना। भास का अर्थ क्या होता है? बोलना। जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जो भाषा है, भाषा नहीं होती थी, तो उससे पहले जो मानव है वो अपने जो विचार हैं उसके, उनका आदान प्रदान किस प्रकार से करता होगा। तो उसमें या तो चित्रों का सहारा लिया जाता था, चित्रों का, या सांकेतिक, संकेत के द्वारा, संकेत के द्वारा वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। जैसे शिकार खेलने के लिए शिकार करते थे तो वो सीटी बजाना, सीटी बजाना या तालियां बजाना या कोई अन्य इशारा करना, तो उस समय ये विचारों का माध्यम था आदान प्रदान करने का। अब जैसे ही मनुष्य में बुद्धि बढ़ती गई, उन्होंने ये कठिनाई महसूस की कि हमें जो आचार व्यवहार है या जो विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है, किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाद में वो साधन क्या बना? भाषा। अब भाषा जो है इसका अर्थ बताया बोलना। भाषा का सामान्य अर्थ क्या होता है? बोलना। विभिन्न शिक्षाविदों ने, शास्त्रियों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं कि जो हमारे वर्ण हैं, जिस भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो, क्या कहलाते हैं? वर्ण। कि जब वर्णों को एकत्रित करके, वर्णों के माध्यम से कोई मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तो वो भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या है? साधन है, या ये कहीं माध्यम है। भाषा क्या है? साधन या माध्यम। कि जब मनुष्य अपने विचारों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, तो वह किस साधन की सहायता लेता है या किस माध्यम द्वारा पहुंचाता है, तो वो क्या कहलाती है? भाषा। सिंपल सी परिभाषा भाषा की क्या है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए
जिस साधन का प्रयोग करता है वो क्या कहलाती है? भाषा। या ये कहें कि जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर, जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझता है। अब कैसे समझेगा? सुनकर या पढ़कर। तो क्या कहलाता है? भाषा। कि जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है, तो क्या कहलाता है? भाषा। अब यहाँ पर शब्द आया कि सुनकर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर। ये क्या है? जो भाषा है, भाषा के 4 कौशल बताए जाते हैं। भाषा के कितने कौशल हैं? 4। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो इसी तरह से हमने बताया कि जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है या पहुंचाता है, तो वह भाषा कहलाती है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो उन विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है, या उन विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है, तो क्या होता है? वो भाषा। अब यहाँ पर बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर, ये क्या है? कि जो भाषा है, भाषा के भेदों पर चर्चा करेंगे कि जो भाषा है उसके कितने भेद हैं और कौन कौन से। तो जो भाषा है उसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा है लिखित। भाषा के कितने भेद बताए? 2, मौखिक और लिखित। मौखिक जो शब्द है वो किससे बना है? मुख। जो मौखिक शब्द है उस पर चर्चा करेंगे, मौखिक और लिखित ये कैसे बने हैं। कौशल हो गए भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अब बात करेंगे भाषा के भेद। तो भेद 2 हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित, इनकी जो रचना है, बनावट हो किस प्रकार से है? मौखिक में किससे बना है? मुख शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मुंह। संस्कृत भाषा का शब्द है मुख, इसका अर्थ क्या होता है? मुंह। इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया गया, इक प्रत्यय जुड़ने पर यह बन गया मौखिक। मौखिक, मौखिक का अर्थ होता है मुख द्वारा या मुंह के द्वारा। मौखिक मुख द्वारा, या ये कहें
मुंह के द्वारा। कि जब मनुष्य अपने विचारों को अपने मुख द्वारा या मुंह द्वारा बोलकर, कैसे बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे उन विचारों को सुनकर समझते हैं, तो यह रूप क्या कहलाता है? मौखिक। भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है, जब मनुष्य अपने मुख के द्वारा दूसरों तक अपने विचारों को बोलकर पहुंचाता है या प्रकट करता है, या दूसरों के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करता है और दूसरे उन्हें सुनकर समझते हैं, तो क्या कहलाता है? मौखिक रूप। तो भाषा का पहला भेद हो गया मौखिक। इससे स्पष्ट हुआ मौखिक से कि मुंह के द्वारा जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तो मौखिक कहलाता है। अब यहाँ पर मुख के द्वारा भाषा, देखिए जो भाषा है वो मुख के द्वारा कहा गया कि बोलकर जब कोई मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है, लेकिन मुख के द्वारा अन्य ध्वनियाँ भी निकलती हैं। मुख के द्वारा जो अन्य ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सी ध्वनियाँ? जैसे सीटी बजाना, ये कोई भाषा नहीं है, मुख के द्वारा ही प्रकट होती है, लेकिन ये क्या है? भाषा नहीं है। तो भाषा कौन सी होती है? कि जो हमारे मुख के द्वारा वर्ण हैं, जो भाषा के वर्ण हैं, उनको जब हम मुख द्वारा लिपिबद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं या मुख के द्वारा सार्थक ध्वनि प्रस्तुत करते हैं जो वर्णों से बनी हो, तो क्या कहलाएगी? भाषा। बोलकर कौन सी है? मौखिक भाषा। और दूसरे उन्हें कैसे ग्रहण करते हैं? कानों के द्वारा सुनकर। इससे अगली है दूसरा जो भेद है लिखित। लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित, लिख जमा इत, लिखित। तो लिखित का मतलब क्या होता है? कि जब हम अपने विचारों को लिखकर, कैसे? लिखकर या लिपिबद्ध करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं, तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित, लिखा हुआ। कि जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, और दूसरे उसे या उन्हें पढ़कर समझते हैं, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। अब कोई लिखा हुआ है उसको कैसे समझा जाएगा? पढ़कर। अब इनकी पहचान क्या है? जो मौखिक भाषा क्या है कि अब मैं बोल रहा हूँ, मैं भाषा पढ़ा रहा हूँ तो मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, और कानों के द्वारा जो सुन रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, और
इन्हें ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होता है, मौखिक रूप। अब मैं बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ और दूसरे उन्हें पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लिखित रूप। अब कोई व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है तो यह भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा, लिखित रूप। कौन सा रूप होगा, लिखित रूप। क्यों, क्योंकि समाचार पत्र पर लिखा हुआ है और वह व्यक्ति उसे पढ़ रहा है। या ये कहें कि हम गाने सुन रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं तो कौन सा रूप होगा, मौखिक, क्योंकि उसमें सुना जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो कौन सा रूप होगा, वो मौखिक रूप। तो समझ में आया, मौखिक और लिखित। इसके आगे भाषा के प्रकार हैं कि जो भाषा है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार प्रयुक्त किए गए हैं भाषा के, ये थे भेद, मौखिक और लिखित। दो भेद हैं भाषा के, कितने भेद बताए, दो, मौखिक और लिखित। अब चर्चा करेंगे प्रकार पर। तो भाषा जो है कि भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला होता है मातृभाषा, मातृभाषा, फिर राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उपभाषा और एक होता है बोली। ये भाषा के प्रकार हैं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उपभाषा और बोली। तो मातृभाषा क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, मातृ होता है माँ, माँ की भाषा कहें कि वह भाषा जिस भाषा को बच्चा, कोई भी, मैंने पहले बताया था कि भाषा जो हो जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे किसी प्रकार की भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह जिस परिवेश में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, वही भाषा वो सीखता है, ग्रहण करता है। तो वो कौन सी भाषा है, मातृभाषा। कि जिस भाषा को बच्चा स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले अपने परिवार या आस पड़ोस से सीखता है, या आस पड़ोस से सीखता है, तो भाषा का वह रूप मातृभाषा कहलाता है। मातृभाषा होती है माँ की भाषा, वह भाषा जिस भाषा को बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने परिवार से सीखता है या ग्रहण करता है, तो मातृभाषा कहलाती है। अब हमारी जो मातृभाषा है वो कौन सी है, हिंदी। हिंदी जो भाषा है वो हमारी मातृभाषा है। इसके बाद है राजभाषा। राजभाषा, राज्य की भाषा, राजभाषा। देखिए कि जो राज्य है इसका प्रयोग दो के अर्थ में किया, दो प्रकार से किया जाता है। एक तो राज्य होता है प्रांत, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य हैं। लेकिन राज्य एक पूरा संघ होता है, तो उस पर राज्य क्या होगा, हमारा देश, भारत, जो क्या है, राज्य कहलाएगा। तो राजभाषा क्या है कि जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में कामकाज
हेतु किया जाता है। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज हेतु किया जाता है वो भाषा राजभाषा कहलाती है। अब राजभाषा की चर्चा बात करें तो राजभाषा जो है वो हमारे देश में बदलती रही है। इसमें हमारा देश एक ऐसा देश है जो काफ़ी समय तक गुलाम रहा। इस पर विदेशी शासकों ने अपना राज्य स्थापित किया। पहले मुगल, तो मुगलों ने अरबी को राजभाषा बनाया। मुगलों के बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर आधिपत्य स्थापित किया। अब अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि जो राजभाषा है वो अंग्रेजी बना दी। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भारत की राजभाषा हो गई। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत के समक्ष भाषा का एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर आया कि जो भाषा है वो भी जो आपसी मतभेद था हमारे देश में उसका एक प्रमुख कारण है। तो उसके लिए एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे पूरा भारत देश ग्रहण करे। तो क्या राजभाषा, तो राजभाषा क्या हुई फिर हिंदी। जो हिंदी भाषा है उसको 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अब हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी। प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा है, इसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो राजभाषा क्या होती है कि सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग कामकाज हेतु किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। उसके बाद राष्ट्रभाषा की जो पूरे राष्ट्र की भाषा, तो वह भाषा जिस भाषा का प्रयोग देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा किया जाता है या किया जाए, या देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली व समझी जाए, तो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है कि वह भाषा जिसका प्रयोग देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा किया जाता है। तो जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। राजभाषा भी हिंदी और राष्ट्रभाषा भी हिंदी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब देश के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सभाएं होती हैं या कोई भी कार्य होता, तो उसमें एक ऐसी भाषा निश्चित करनी थी कि जो सभी देश सहमत हो, सभी देश उसे समझ सकें। तो उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है
वो कौन सी है? अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। कि जिस भाषा का प्रयोग देश विदेश में किया जाता हो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसके बाद है उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? कि उपभाषा से पहले हमें बोली समझनी चाहिए। बोली क्या होती है? बोली किसी भी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। अब बोली क्या है कि कोई भी भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में भी अनेक बोलियां प्रचलित हैं। कोरवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मेवाती, अहिरवाटी, तो ये सभी क्या हैं? बोलियां हैं। कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली कहलाता है। ये जो बोलियां हैं ये एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। भाषा का विस्तृत रूप नहीं है। कौन सा रूप है? अक्षेत्रीय रूप, जो किसी एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, तो क्या कहलाती है? बोली। जो हिंदी भाषा है उसमें भी अनेक बोलियां प्रचलित हैं। इनमें अंतर क्या है? हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। बोली की जब हम चर्चा करें तो देखें कि जो हमारी हरियाणवी भाषा है उसी में भी जैसे कहाँ शब्द है हिंदी का, कहाँ, इसको किस किस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है? कित, कड़य, कठय, तो ये सभी क्या है? बोली, क्षेत्रीय रूप हैं, क्षेत्रीय शब्द हैं भाषा के। तो बोली समझ में आया कि किसी भी अक्षेत्र की भाषा जो हो क्या कहलाती है? बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अब उपभाषा की बात करें, उपभाषा की भाषा का क्षेत्रीय रूप जिसमें साहित्य की रचना की गई हो, साहित्य की रचना की गई हो, तो वो क्या कहलाती है? उपभाषा। की भाषा का क्षेत्रीय रूप जिसमें किसी साहित्य की रचना की गई हो तो क्या कहलाएगा? उपभाषा। उपभाषा जैसे अवधि, ये क्या है? उपभाषा है। अब साहित्य आया है। साहित्य क्या होता है इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। साहित्य बोलियां, जो भाषा है वो हमने पढ़ी। भाषा के कितने भेद बताएं? 2। और भाषा के प्रकार, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उपभाषा और बोली, ये थे भाषा के प्रकार। अब इसमें एक शब्द आया साहित्य। साहित्य क्या होता है कि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनका अपना अपना साहित्य होता है। किसी भी भाषा में लिखित रचनाएं, किसी भी भाषा में लिखित रचनाएं उस भाषा का साहित्य
कहलाता है। या ये कहें कि भाषा में वह रचनाओं का कोष, किसी भी भाषा में रचनाओं का कोष जो ज्ञान वर्धक हो, साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य और पद्य। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं गद्य, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं पद्य। जो गद्य होता है गद्य और पद्य में क्या अंतर है कि जो गद्य है उसकी भाषा सरल होती है और वह मनुष्य के समझ में आसानी से आ जाती है। गद्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, अन्य ये रचनाएं आती हैं। और जो पद्य हैं इसकी भाषा सरल नहीं होती है। इसके अंतर्गत कविता, गीत, गाना, दोहा, चौपाई ये आते हैं। कि जो पद्य रचना है वो छंदबद्ध होती है, जो छंदों से बंधी हुई होती है। उसको समझने के लिए हमें उसका अन्य अर्थ निकालना पड़ता है। लेकिन जो गद्य है उसमें ऐसा नहीं होता, इसकी भाषा सरल होती है। अब आगे चलते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि सामान्य भाषा में अगर प्रयोग करें तो लिपि क्या होती है कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो भाषा है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं तो वह जो लिखने का ढंग है वो क्या कहलाता है? लिपि। अब संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अपनी लिपि होती है, उनकी अपनी लिपि होती है कि उनके लिखने का ढंग अलग अलग होता है। या ये कहें कि भाषा को लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? लिपि। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी। तो ये जो भाषाएं हैं इनकी अपनी लिपि होती है, इनके लिखने का ढंग अलग होता है। जो हिंदी भाषा है उसमें जैसे ए, आ, ई, उ, ये वर्ण हैं। और जो संस्कृत भाषा है इसमें भी इन्हीं वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इनकी लिपि एक है देवनागरी। अंग्रेजी जो भाषा है इसमें वर्ण क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, etc। और जो पंजाबी है इसमें भी जो गुरुमुखी लिपि है
ए आ ई ई ऊ इस प्रकार से लिखी जाती है। तो इनमें देखिए लिखने में कितना अंतर है। ये क्या कहलाती हैं? लिपि। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, या भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? लिपि। अब इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण क्या है? हमने अब तक जो पढ़ा भाषा, लिपि या कुछ भी, तो सभी किसके अंतर्गत था? व्याकरण के अंतर्गत। तो व्याकरण क्या है कि व्याकरण एक शास्त्र है। क्या है? एक शास्त्र। व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, या पता चलता है कि कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। तो व्याकरण के अंतर्गत ही हमें भाषा के बारे में पता चलता है। या दूसरी परिभाषा कहें कि व्याकरण वह साधन है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह साधन है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, तो क्या कहलाता है? व्याकरण। अब चर्चा करें व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं, कुछ विद्वान 4 भी बताते हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। एक और बताते हैं, पद विचार। तो कितने हो जाते हैं? 4। तो पहला जो है वर्ण विचार। विचार क्या है कि वर्णों के ऊपर विचार करना, कि जो वर्ण हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, कौन कौन से होते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हीं पर विचार करना वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि जो वर्ण हैं स्वर, व्यंजन और एक होता है अयोगवा। इसके बाद जो शब्द हैं, शब्दों का वर्गीकरण जब हम शब्द पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, तब करवाएंगे। अभी मोटा मोटा बताते हैं कि शब्द कौन कौन से होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो शब्द क्या होता है कि वर्णों का सार्थक मेल या समूह, वर्णों का सार्थक मेल या समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है या सार्थक अर्थ देता है, तो वो क्या कहलाता है? शब्द। और शब्द पर विचार करें, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। और फिर प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। वाक्य विचार। पद क्या होता है कि जब शब्द स्वतंत्र नहीं रहता। अगर हम वैसे ही लिख दें, यहाँ पर हमने लिख दिया पुस्तक, तो ये क्या है? शब्द है। अगर हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया कि यह पुस्तक पुरानी है, तो यहाँ पर जो पुस्तक आया है ये अब शब्द नहीं बोला जाएगा, अब क्या बोला जाएगा? पद। कि जब शब्द व्याकरण के नियमानुसार बन जाता है तो क्या कहलाता है? पद। इसके बाद वाक्य विचार, कि वाक्य पर विचार करें। वाक्य क्या होता है? देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताई? वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य। कि शब्दों का सार्थक समूह जो एक
निश्चित अर्थ दे क्या कहलाएगा? वाक्य। वाक्यों का भी वर्गीकरण किया जाता है रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये सभी क्या हैं? वाक्य विचार। इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का विषय, भाषा, लिपि और व्याकरण। समझ में आया होगा? एक बार अच्छे से रिवाइज करें। थैंक्स, धन्यवाद।